What is a table join and why it is used? Basically, a table join is used to fetch data. It means to combine data or receive data from multiple tables. In this video, we are going to cover join clause. So, in SQL, there are many concepts when you are covering join, such as cross join, equi-join, natural join, union, left join, right join, inner join, etc. But for CBSE purpose, for CBSE examination, we only need to cover these three joins. I have already made one video which covers all the topics, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो आप वहां पर जाकर देख सकते हो. बट फॉर अ क्विक रिविजन फॉर द CBSE बोर्ड एग्जाम्स 2022 to 2023, this video is enough. So, what is a join? As discussed, it is a query that combines rows or records from two or more tables. In join, more than one table are listed in from clause. तो जब भी आप from clause लिखते हो एक query के अंदर, आप एक से ज्यादा टेबल लिखोगे. SQL के अंदर as discussed we have three type of joins: cross और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इक्वी जॉइन एंड नेचुरल जॉइन. सो सबसे पहले आपका आता है क्रॉस जॉइन. जब भी आप दो टेबल्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हो, जब भी दो टेबल्स के बीच में क्रॉस जॉइन कराते हो, तो आपके पास सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स या फिर रोज आ जाते हैं. मतलब वन रो ऑफ फर्स्ट टेबल is joined with rows of second table. It means first row दूसरी टेबल के सभी रोज के साथ आएगा, second row फिर सभी रोज के साथ of second table आएगा, and so on. Cartesian product joins each row of one table with each row of another table. So basically अगर first table के अंदर 6 rows हैं, second के अंदर 4 rows हैं, तो हमारे पास in total 6 times 4 24 records या 24 rows आएंगे. So, similarly, we can also explain the cardinality of a cross product is the multiplication or the product of cardinalities of both the tables. For example, cardinality of first table into cardinality of second table. Let's see an example. हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल का नाम है कलर, एक का नाम है शेड्स. कलर के अंदर 3 रिकॉर्ड्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. शेड्स के अंदर भी 3 रिकॉर्ड्स हैं, लाइट, सियान एंड सिल्वर. अब अगर इन दो टेबल्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शेड्स कोमा कलर, लास्ट में सेमीकोलन. इससे क्या होगा? ये आप कंप्यूटर को SQL को बता रहे हो कि आपने दोनों टेबल का क्रॉस प्रोडक्ट देखना है. ओके, सो फर्स्ट टेबल के अंदर देयर आर 3 रोज, सेकंड के अंदर अगेन 3 रोज. So, the cardinality of the resultant table would be 3 times 3, 9. And result कैसे आएगा? Result आप यहाँ पर देखिए, फर्स्ट टेबल के अंदर 3 रोज, सेकंड के अंदर 3 रोज. अभी आप देखेंगे यहाँ पर पहले लिखा है शेड्स, बाद में लिखा है कलर. तो फिर सबसे पहले शेड्स के सभी एलिमेंट्स को कलर के सभी एलिमेंट्स के साथ 1 by 1 पेयर कर दिया गया है. तो शेड्स के अंदर जो लाइट, सिल्वर, गोल्डन था, इन तीनों के सामने आप देख पा रहे होंगे रेड आ रहा है. सो लाइट, सिल्वर, गोल्डन, रेड. सिमिलरली अगेन लाइट, सिल्वर, गोल्डन, येलो देख पा रहे होंगे, लाइट, सिल्वर, गोल्डन, ग्रीन देख पा रहे होंगे. सो बेसिकली इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें कि हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका दो टेबल्स के बीच में आ जाता है एंड इसके अंदर कोई भी ऐसा पेयर नहीं बचा जो कि पॉसिबल हो और इसमें ना लिखा हो. दिस वाज क्रॉस प्रोडक्ट. अभी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर दोनों चीजें अलग अलग कॉलम्स में आ रही थी. अगर आप चाहो तो कंकैट फंक्शन का यूज करके यू कैन ऑल्सो प्रिंट all the pairs in a single column. So you will just write concat, first column का नाम space, second column का नाम, जो भी आपका दोनों टेबल्स के अंदर है. नेक्स्ट इक्वी जॉइन. अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपको सभी पॉसिबल रोज दे रहा था, बट मैक्सिमम केसेस के अंदर यू डोंट वांट दैट. आपको सिर्फ सिलेक्टेड रोज ही चाहिए होते हैं.
तो इक्वी जॉइन आपकी किस चीज में हेल्प करेगा? इट विल कंपेयर फॉर सम इक्वालिटी कंडीशन। इट मींस दोनों टेबल के अंदर ये सिर्फ उन्हीं रोज को प्रिंट करेगा जो कोई इक्वालिटी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ओके, अ नॉन इक्वी जॉइन स्पेसिफाइज condition with non-equality operator. In equijoin, we put star in select list, therefore the common column will appear twice. As discussed in the class, इसके अंदर आपको select के बाद star लिखना पड़ेगा and उसके बाद एक equality condition लिखनी पड़ेगी। equijoin के अंदर you write star after select keyword and after that you write some condition. But since the condition will involve two columns which are appearing in both the tables, so that common column will appear twice in the resultant table. For example, यहाँ पे देखिए आपके पास एक टेबल है EMP, इसके अंदर कुछ डेटा हमने पहले से फीड किया हुआ है। एक दूसरी टेबल है डिपार्टमेंट जिसके अंदर अगेन कुछ डेटा यहाँ पर दिख रहा होगा। अब अगर इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करना है तो वी विल लुक फॉर सम कॉमन कॉलम। दोनों के अंदर एक कॉमन कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर, सो वी विल जॉइन दीज टू टेबल्स अबाउट दीज टू कॉमन कॉलम्स। बट अगेन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आपका हर एक रो दूसरी टेबल के सभी रोज के साथ कंबाइन हो जाता है। अब अगर इसी टेबल की बात की जाए तो अगर हम देखें एम्प्लॉय नंबर 1, आलम का डिपार्टमेंट नंबर इज 10, और अगर हम इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो इसके सामने आपका HR डिपार्टमेंट का डेटा भी आएगा, प्रोडक्शन का भी आएगा एंड IT का भी डेटा आएगा विच इज नॉट रेलेवेंट। अब जनरली जब दो टेबल्स को ज्वाइन किया जाता है इट इज टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिकॉर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एम्प्लॉय नेम आलम है तो मैं यही देखने के लिए इसको ज्वाइन करूंगा कि डिपार्टमेंट नेम क्या है एंड डिपार्टमेंट हेड कौन है। अगर अब मुझे आलम के कोरस्पॉन्डिंग ये भी दिखेगा कि प्रोडक्शन का हेड कौन है, इट इज irrelevant data. That is why we are using one equi join or equality condition to only fetch the relevant data from both of the tables. For example, look at this query. Select star from EMP, department. So यहाँ तक तो आपका क्रॉस प्रोडक्ट के जैसे ही क्वेरी आपको दिख रही होगी। Now there is additionally where clause. So where EMP dot department number. So सबसे पहले आप लिखते हो टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम। सो EMP टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर जब बराबर होगा डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट नंबर के अंदर, सो यू हैव जस्ट रिटन EMP dot department number equal to department dot department number. So what will this do is जब आपका क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा उसके बाद ओनली उन्हीं रोज को प्रिंट करेगा जहां पर ये दो वैल्यूज मैच करेंगी। बट अगेन देयर इज वन प्रॉब्लम, दोनों टेबल्स के सभी कॉलम्स आप देख पा रहे होंगे, ये 4 कॉलम्स पहली टेबल के हैं और ये 3 कॉलम दूसरी टेबल के, एंड अगेन देयर इज वन कॉमन कॉलम विच इज अपीयरिंग ट्वाइस। सो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए वी हैव अनदर टाइप ऑफ जॉइन कॉल्ड एज नेचुरल जॉइन। बट आई होप यहां तक आपको इक्वी जॉइन समझ में आ गया होगा। Next, you can also give alias. Now, alias means an alternate name or a nickname to a table so that you can use this name anywhere in query for further operations. For example, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब आपने लिखा था from EMP, अगर आप स्पेस डाल के लिख देते हो एक दूसरा नाम, for example E, या फिर जो भी आप लिखना चाहो, so this becomes the alias of table EMP. तो अब आगे क्वेरी के अंदर जहां पर भी आपने EMP लिखा था वहां पर यू कैन जस्ट राइट E. इसका फायदा क्या हुआ? यू कैन राइट दिस शॉर्टर फॉर्म ऑफ द टेबल नेम विच इज मोर कन्वीनियंट। सो व्हाट वी हैव जस्ट रिटन इज select star from EMP space E. So E is the alias for table EMP, comma department space D. This is again an alias for table department, where E dot department number, it just means employee dot department number is equal to D dot department number, which again means department dot department number.
So this will give you the same result. Next is natural join. अब इसके अंदर आपको पता है इक्वी जॉइन के अंदर यू आर गेटिंग वन कॉलम ट्वाइस. जो कॉलम कॉमन था इट वाज अपीयरिंग ट्वाइस, जिसकी जरूरत हमको नहीं है. यही प्रॉब्लम आपकी दूर करता है नेचुरल जॉइन, इन विच वन ऑफ द आइडेंटिकल कॉलम एग्जिस्ट. मतलब दो अगर कॉमन कॉलम होंगे then you will only get one common column. It is similar to equijoin except that duplicate columns are eliminated. Okay. In natural join we specify the names of column. So यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि equijoin और natural join are essentially same, but जब select के बाद आप equijoin में star लिखते थे, natural के अंदर आपको just सभी कॉलम के नेम्स लिखने होंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सी दिस क्वेरी. यू हैव जस्ट रिटन सेलेक्ट ईएमपी नेम या ई नेम कोमा सैलरी कोमा डी हेड. ये तीन कॉलम्स हमको प्रिंट करने हैं फ्रॉम ईएमपी स्पेस ई कोमा डिपार्टमेंट स्पेस डी फ्रॉम ई डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट नंबर. ये पूरी क्वेरी सेम है. चेंज कहां पर आया? सिर्फ और सिर्फ चेंज स्टार्टिंग पार्ट में आया. यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि हमको कौन से कॉलम चाहिए. यहाँ पर आपने स्टार नहीं लिखना, यहाँ पर आपको मैन्युअली उन कॉलम के नेम्स लिखने हैं जो जिनको आप प्रिंट करना चाहते हो, एंड इट बिकम्स योर नेचुरल जॉइन. एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो क्योंकि हमने सिर्फ 3 कॉलम लिखे थे, यू आर ओनली रिसीविंग 3 कॉलम्स. नेक्स्ट, नाउ वन प्रॉब्लम दैट माइट अपीयर इन नेचुरल जॉइन इज द प्रॉब्लम ऑफ एम्बिग्विटी. नाउ व्हाट इज एम्बिग्विटी? मान लेते हैं आपने सेलेक्ट के बाद एक कॉलम का नाम लिखा डिपार्टमेंट नंबर, एंड एज यू कैन रिमेंबर डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम था वो दोनों टेबल्स के अंदर था. तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर या सीक्वल कंफ्यूज हो जाएगा कि ये डिपार्टमेंट नंबर किस टेबल का है. सो इट विल रिजल्ट इनटू अ सिचुएशन कॉल्ड एज एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन इन कंप्यूटर साइंस. सो आपको इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा, इस एम्बिग्विटी को रिजॉल्व करना पड़ेगा. उसके लिए यू नीड टू राइट और यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ टेबल जिसके अंदर से ये कॉलम आपको पिक करना है. सो उसका तरीका क्या है? आपको लिखना पड़ेगा टेबल नेम डॉट कॉलम नेम. सो वी हैड 2 tables like EMP. You will have to just write the name of table with the column name that you're going to print. And in our case, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर दोनों ही टेबल्स के अंदर आ रहा है, तो आप किसी भी टेबल का नाम लिख सकते हो टू रिजॉल्व दिस एम्बिग्विटी. एज यू कैन सी इन द एग्जांपल, राइट सेलेक्ट EMP नंबर ई नेम एंड यू हैव जस्ट रिटन EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर. तो टेबल का नाम EMP कॉलम से पहले आपको लिखना है. बट आई वुड सजेस्ट एज अ गुड प्रैक्टिस आप हर एक कॉलम से पहले उसकी टेबल का नाम लिख दें. So always write the name of column or the name of table with the column name. And यहाँ पर हमने डुप्लीकेट कॉलम का नाम जो था उसके पहले हमने टेबल का नाम लिख दिया है. You just always write the name of column with the table name. And when we are going to solve questions, I will show you how to do it. So बाकी क्वेरी सेम है एंड आप देख पा रहे होंगे क्वेरी रिजॉल्व हो चुकी है. एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, डिपार्टमेंट नंबर. ये कौन सी टेबल का डिपार्टमेंट नंबर है? EMP table, as you can see in the yellow box. D name and D head. So common column problem has been resolved. So अब अगर आपको एडिशनल कोई कंडीशन लगानी है इन द नेचुरल जॉइन, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 5 कॉलम्स आ रहे थे कवरिंग ऑल द डेटा, बट मान लेते हैं आपको सिर्फ उन्हीं एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चाहिए जिनका डिपार्टमेंट नेम इज HR. तो you can simply add another constraint or condition in the where clause with the help of AND operator. So you have just written where EMP dot department number is equal to department dot department number and D name is equal to HR. There is another way using which you can join these tables. You can do this with the help of few keywords or few options supported by SQL or MySQL. Number 1 is cross, natural, on, and using. So we are going to use these to perform the same join operation in a simpler way. But in your examination, I suggest you prefer the first method. And this method should be avoided. But
if you can't remember the previous kind of operations once we just did, then you can also use this method as well. So number one, in order to perform the Cartesian product, you can simply write join between two tables. For example, select star from shades, instead of comma you have written join keyword. Or another method is you can also write cross join. So this is performing Cartesian product or cross join on these two tables. Next is equi-join. So equi-join can be done in a similar way as you performed the Cartesian join. The query up to department is same. उसके बाद you have mentioned the condition with the help of on option, on keyword, and the query says emp.department number equal to department.department number. So again यहाँ पर आपका स्टार लगा है and यहाँ तक query is same as the cross product और cross join. उसके बाद आपने simply लिखा on and जो भी condition आप पहले where के अंदर लिखते थे. And अगर आपको अभी कोई additional condition लिखनी है, you can also use where clause. So you can see the query is same up to here. उसके आगे आपने लिखा on एंड ऑन के बाद मेंशन किया कि कौन सी कंडीशन के बेसिस पर दोनों टेबल को ज्वाइन करना है एंड एडिशनल कंडीशंस आर रिटन इन वेयर क्लॉज. और लास्ट इज नेचुरल जॉइन. नेचुरल जॉइन इज द सिंपलेस्ट वन. आपने इसके अंदर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एंड सिंपली राइट नेचुरल जॉइन डिपार्टमेंट. नाउ आप कहेंगे कि यहां पर कॉलम के नेम्स लिखे होने चाहिए थे. द आंसर इज द नेचुरल जॉइन कंडीशन. The join condition is not required. It automatically joins based on the common column value. So it is smart enough to pick the common column and join two tables. And it will also eliminate the common column. So this is a good way to join two tables. Okay, next is interfacing Python with MySQL. It means you are connecting your Python interpreter with the MySQL database. So you're connecting Python application with MySQL. It is used when you need to store the result of Python program into a database. So it is very important to learn how to do this. Every application requires data to be stored for future reference. Okay. For example, reservation system stores passenger details. ये आप पढ़ सकते हैं. Python allows you to connect all type of database like Oracle, SQL Server, MySQL, etc. So you can connect your Python program with all these database softwares. And in our syllabus, we only need to cover how to connect MySQL with your Python program. You need to build a bridge between Python and MySQL. So you cannot directly do it. You need to connect these two. Before we perform any operation from your Python program on MySQL, you need to connect these two. So you need to build a bridge that connects these two different programs. As you should know, the MySQL एक अलग प्रोग्राम है, Python ideally एक अलग प्रोग्राम है. दोनों को कनेक्ट करने का काम हमें करना पड़ेगा. So what you need is MySQL.connector. So अगर आपको MySQL connector अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, you can simply write this command in your command prompt and remember आपको command prompt को admin login करना पड़ेगा. Which means when you go to start and you write command, you should run it as administrator. Click on run as administrator, press yes, and then you can perform these commands. And internet is required, and it will work if your MySQL version is 5.7 plus. Or you can simply go to this link and download and install the connector. Or you can simply click on this link and it will lead you to a website from where you can download the connector and install it. You can watch my video on the practical in which we downloaded this connector and performed the practical. So next is, there are 7 steps that you need to perform. Number 1 is open the Python, import the package, open the connection to database, create a cursor instance. What is a cursor? We will discuss. Execute the query and store it in a result set. And after that, result set से data fetch करना है using fetch1, fetch all and all these functions that we are going to discuss, and clean up the environment. So moving on to next slide.
How do we import the MySQL connector? Write import MySQL.connector. Or you can also write import MySQL.connector as MS. MS is the alias. Next, how to open a connection to MySQL database? For that, we have one function called as connect. It takes 4 parameters or 4 arguments from you. Number 1 is host. Host means कि आपका SQL, MySQL किस कंप्यूटर के ऊपर पड़ा है उसका आपको यहाँ पर IP एड्रेस डालना पड़ेगा. And as I discussed earlier, the server or the client both are same in our case. So यहाँ पर हम लिखते हैं आपका local host या फिर local IP address which we will discuss soon. User equal to username, इसके अंदर आता है आपका root. पास wd, इसमें आपका पासवर्ड आता है. बाय डिफॉल्ट आपने जो भी इंस्टॉलेशन के टाइम रखा होगा वही आप यहाँ पर लिखेंगे. एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट विच इज ऑप्शनल, डेटाबेस. यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द डेटाबेस फ्रॉम दिस कनेक्ट फंक्शन. सर्वर नेम मीन्स डेटाबेस सर्वर नेम. जनरली इट इज लोकल होस्ट. आपके केस में हमेशा ये लोकल होस्ट रहेगा, या फिर 127.0.0.1 इट इज ऑल्सो लोकल होस्ट. यूजर नेम by default it is root until and unless you create many other users which is not again in your syllabus. आप इसके अंदर हमेशा लिखेंगे root. पासवर्ड जो भी आपने सेट किया होगा, हमारे केस के अंदर ये रूट एडमिन कुछ भी हो सकता है. लास्ट इज डेटाबेस. इसके अंदर आप डेटाबेस का नाम लिखेंगे. आप सीधा इस फंक्शन के अंदर भी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल. You just write import MySQL.connector as MYS. MYS is the alias. Then you create the connection variable, or you establish the connection using the alias MYS. Write MYS.connect and यहाँ पर चारों values आपको लिखनी पड़ेंगी. Host equal to localhost. Again सभी values must be in string. Localhost user is equal to root. पास wd is admin and database अगर आप चाहते हो तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो database के साथ. It is company. After that, if you want, you can check if the database is connected or not. It is optional and you can skip it. Is_connected function will return true if the connection was successfully established. Otherwise, it will return false. Next, now for example, let's say we have this table EMP which contains all these records. Next step is to create a cursor. What is a cursor? It is a control structure. When we fire a query to database, it is executed and result set, which means the set of records, the collection of records, is sent over the connection in one go. So when you fire a query, you will receive all the result at once. We may want to access data one row at a time. Now आपको लगेगा कि हमको वन टाइम एक रो ही चाहिए या फिर हमें 2 रोज चाहिए, 5 रोज चाहिए. उस केस में आप उसको फेच नहीं कर पाओगे. बट क्वेरी प्रोसेसिंग कैन नॉट हैपन एज वन रो एट अ टाइम. डेटाबेस आपको पूरे की पूरी टेबल या रिजल्टेंट टेबल इन वन गो देगा. सो कर्सर विल हेल्प यू टू परफॉर्म दिस टास्क. विच टास्क? टू फेच वन रो एट अ टाइम or as many rows as you want at a time. Cursor stores all the data as a temporary container of returned data and we can fetch data one row at a time. So it is a kind of data structure जो आपके result को temporarily hold करेगा and वहाँ से आप अपने result को जैसे चाहे fetch कर सकते हो. Otherwise पूरा table आपके सामने आएगा and आप उसके ऊपर सर्टेन ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाओगे. मैक्सिमम जो हमें काम करना है, इट विल बी डन व्हेन वी क्रिएट अ कर्सर. नेक्स्ट इज हाउ डू यू क्रिएट अ कर्सर. आप पहले कर्सर का नेम लिखेंगे इक्वल टू कनेक्शन ऑब्जेक्ट. हमारे केस के अंदर वो था माइकॉन डॉट कर्सर. सिर्फ इतना लिखने से आपका कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा. अब आप कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करके यू विल बी परफॉर्मिंग क्वेरीज. हाउ? यू विल राइट माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट इज अनदर फंक्शन. इसके अंदर आपको स्ट्रिंग की फॉर्म में क्वेरी लिखनी है. यस, डोंट फॉरगेट टू राइट सेमीकोलन हियर. सो माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट राउंड ब्रैकेट इनसाइड अ स्ट्रिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. नाउ ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और पूरा रिजल्ट जो भी आपका आएगा
वो कर्सर के अंदर आकर बैठ जाएगा। अब आपको अगर वन रो एट अ टाइम चाहिए या फिर पूरा टेबल चाहिए, यू कैन फेच इट। सो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया गया। उसके बाद कर्सर ऑब्जेक्ट का यूज करके यू परफॉर्म द क्वेरी। बट अगर आप इसको डायरेक्टली प्रिंट करने जाएंगे, यू विल रिसीव समथिंग लाइक दिस कि माई कर्सर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। इसके अंदर क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इसको सीधे प्रिंट नहीं करा सकते। आपको करना क्या पड़ेगा, यू हैव 3 फंक्शंस। नंबर 1 फेच ऑल, फेच वन एंड फेच मैनी। CBSE बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन फेच वन, फेच ऑल, फेच मैनी। नेक्स्ट नंबर 1 फेच ऑल। जब भी आप कर्सर ऑब्जेक्ट से फेच ऑल फंक्शन का यूज करके डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, इट विल रिटर्न ऑल द रिकॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ अ टप्पल। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। आपके पास टप्पल की फॉर्म में रिजल्ट आएगा। पेपर में क्वेश्चन आता है 1 मार्क क्वेश्चन कि डेटा टाइप ऑफ द रिजल्टेंट सेट in fetch all is tuple. Fetch 1, it returns one record from the result set. First time it will return first record, next time it will return second, and so on. It is similar to read line in the file handling chapter. If no more records, it will return none. तो अगर जब आपके पास सभी रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, fetch 1 will return none. फेच मैनी ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो कितने, मतलब कितने रोज आपको चाहिए। अगर आपने यहां लिखा 5, तो दिस विल रिटर्न 5 रिकॉर्ड्स। और अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचता, तो ये आपको एक एम्प्टी टपल देगा। सो मेक श्योर यू रिमेंबर ऑल दी processing is being done in the form of a tuple. Last one is row count. Row count returns number of rows retrieved from the cursor so far. मतलब अभी तक आपने कितने rows को fetch कर लिया है, it holds that number. So as you can see here, after you created the cursor and after you fetched all the records, then row count is going to give you the number of rows that were fetched. You can simply print it out in total records. So आप यहाँ देख सकते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, फेचिंग हुई, एंड दिस इज ऑप्शनल। आप रो काउंट भी कर सकते हो, बट विदाउट दिस प्रोग्राम विल ऑल्सो वर्क। एंड आपने प्रिंट कराया कितने रिकॉर्ड्स आपने फेच किए, एंड यू सिंपली ट्रेवर्स्ड द रिजल्टेंट ऑब्जेक्ट इन विच यू फेच्ड ऑल द डेटा। मतलब फेच ऑल करने के बाद जब आपके पास एक टपल आएगा, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं। As you can see here. Example number 2. Abhi, as I mentioned, this was a tuple. So you can also print everything in form of this. This is called as tuple unpacking. आपने for loop के अंदर ही सभी variables को रख दिया, and यहाँ पर आपका tuple traverse हो रहा है, and हर बार जब tuple आपके पास आएगा, एक 4 values आएंगी, उठकर वो इन 4 variables में आ जाएंगी। You are simply printing them. हाँ, ये प्रिंट का सिंटेक्स थोड़ा गलत है, आपको यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा लेने हैं, क्योंकि दिस इज फॉलोइंग द सिंटेक्स ऑफ Python 2.x, बट वी आर यूजिंग Python 3.x, सो प्लीज राइट राउंड ब्रैकेट्स अराउंड दीज 4 वैल्यूज। नेक्स्ट फेच ऑल। नाउ फेच ऑल क्या करता है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ये आपको सभी रोज को फेच करके देगा, एंड यू कैन सिंपली ट्रेवर्स दैट वेरिएबल इन विच यू आर फेचिंग द डेटा and print them one by one. Data type is tuple. Now fetch one, one row at a time. Okay, you can go through these programs, it's not that difficult. Fetch many, you need to mention how many rows you want to fetch. मान लेते हैं आपने लिखा 3, तो जब आप my data नाम के वेरिएबल को, जिसके अंदर डेटा रिजल्ट आ रहा है, तो आप उसको जब ट्रेवर्स करेंगे, तो you will only receive 3 rows. This is one program. It is asking you to guess the output. So you can pause the video and write your answer, and in a while I will tell you the solution. All right, let's go through the program one by one. इसके अंदर आपका MySQL connector import हो रहा है, connection establish हुआ, cursor object बना, query execute हुई, select star from EMP, and you are fetching only one row. It is actually going to fetch the first row, and after that you're counting how many rows were fetched. So NREC के पास रिजल्ट आएगा 1, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक ही रो फेच हुई थी। So print statement is going to print total records
fetched so far are 1. Again you are fetching another row. Again you are counting. So it is going to print total records fetched so far are 2. And here you are fetching 2 rows. Fetch many round bracket 2. So in total अभी तक 4 rows fetch हुए. So the NREC here is going to store 4. And the answer would be total records fetched so far are 4. Next is parameterized query. ये क्या बोलता है कि we pass values to query to perform dynamic search like we want to search for any employee. Yes, अब अगर आपको कोई values insert करनी है, कोई data search करना है, तो you can also write your values inside a string query. ये काम करने के लिए we have few methods. Number 1, concatenating dynamic variable to query in which values are entered. You can simply concatenate everything using string operation. You can use a string template with % formatting, or you can use curly braces and format function. How? Please focus on this part here. This is concatenation. आपके पास query थी select star from EMP where EMP number equal to what? वो हमने ऊपर एंटर करवा लिया. वो किसकी फॉर्म में था? इंटीजर की फॉर्म में. अब क्योंकि आप इसको कंकैटिनेट कर रहे हो, यू नीड टू जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू स्ट्रिंग. आप चाहे तो यहां पर इंटीजर में कन्वर्ट ना करते, ये काम तब भी करता. सो यू जस्ट राइट प्लस ऑपरेटर और बेसिकली यू आर कंकैटिनेटिंग द वैल्यूज एंड मेकिंग अ क्वेरी. आफ्टर दैट एग्जीक्यूट द क्वेरी. सो यहां पर एग्जीक्यूट क्वेरी ने काम किया. And after that, here fetch one function is going to fetch only one record from this resultant set, and you can print it out. As you can see here, only one record was fetched where EMP number was equal to whatever you entered. For example, आपने यहाँ पर enter किया 1, यहाँ पर आपके सामने result आ गया. हाँ, अगर आपके पास multiple ऐसे records होते तो only first वाला आता. Next, स्ट्रिंग टेम्पलेट विद %s फॉर्मेटिंग. इसमें आप क्या करते हो? इसके अंदर आप पूरी क्वेरी लिखोगे. जैसे कि आप यहां देख सकते हो, आपने पूरी क्वेरी लिखी, बट आपने जहां पर वैल्यू लिखनी थी वहां पर लिख दिया %s. एंड उसके बाद आपने क्वेरी स्ट्रिंग के बाद लिखा % और एक टपल की फॉर्म में आपने वैल्यूज लिख दी. अब यहां पर अगर सिंगल वैल्यू होगी तो इसकी जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी. इंटीजर हो तो इंटीजर, फ्लोट हो तो फ्लोट. हाँ, अगर यहां पर मल्टीपल टाइम्स ऐसी वैल्यूज रिप्लेस करनी होती तो आप मल्टीपल टाइम्स %s लिखते और फिर उसी सीक्वेंस में ये वैल्यूज रिप्लेस हो जाती. आगे वाला पार्ट सेम काम कर रहा है. नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर आपने दो चीजें यूजर से एंटर करवाई, D एंड S, डिपार्टमेंट टू सर्च एंड द स्टार्ट सैलरी. तो आपको कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज बार बार नहीं करना पड़ेगा. यू जस्ट सिंपली राइट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू %s एंड डिपार्टमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू %s. हर जगह पर जहां पर आपको वैल्यूज रिप्लेस करनी है, राइट %s. एंड व्हेन योर स्ट्रिंग इज ओवर, राइट % का साइन, राउंड ब्रैकेट विच मीन्स टपल एंड ऑल द वैल्यूज. फर्स्ट वी रोट D, देन वी रोट S. ये लास्ट में जो कोमा है इसको ड्रॉप कर देना. दिस इज ऑप्शनल. टपल की फॉर्म में डेटा लिखा जाता है. सो दिस इज अ टपल कंटेनिंग 2 वैल्यूज. सो D will be replaced here in place of %s and S would be replaced here in place of this %s, and you will run your parameterized query. अब इसको हम parameterized query क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये parameters आप पास कर रहे हो. It is not fixed. जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे, ये D और S वैल्यूज जो कि यूजर एंटर कर रहा है वो रिप्लेस हो जाएगी इन दोनों जगहों पर. इसी को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड क्वेरी. फिक्स्ड क्वेरी क्या होती है? जब आपने पहले से ही वैल्यूज यहां पर लिख दी. पैरामीटराइज्ड मतलब आप यूजर से एंटर करवाओगे वैल्यू और उसको यहां पर फिल इन कर दोगे. बाकी का प्रोग्राम सेम है. आगे चलते हैं. लास्ट इज स्ट्रिंग टेम्पलेट विद कर्ली ब्रेसेस एंड फॉर्मेट फंक्शन. अब यहां पर जहां पे भी आपने %s लिखा था, आप उसकी जगह पर लिखोगे कर्ली ब्रेसेस एंड उसके बाद सभी वैल्यूज फॉर्मेट फंक्शन को पास की जाएंगी. जैसे कि इधर देखिए, यहां पर आपने लिखा एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू
यहां पर डाल दिए आपने करली ब्रेसेस, स्ट्रिंग खत्म होने के बाद लिख दिया फॉर्मेट ई। तो क्या होगा, ये जो वैल्यू थी ई जो कि आपने यूजर से एंटर करवाई, ये कहां पर रिप्लेस हो जाएगी, इन करली ब्रेसेस की जगह पर। अगेन अनदर वे टू यूज पैरामीटराइज्ड क्वेरी। आगे का प्रोग्राम सेम है। नेक्स्ट, यहां पर आपने डिपार्टमेंट और एस को एंटर करवाया और यहां पर आपने करली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया DEPT और सैलरी। अगेन बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, इट इज ऑप्शनल, बट हाँ जब आप यहां पर खुद से कोई वर्ड्स यूज करोगे तो फॉर्मेट फंक्शन के अंदर यू नीड टू मेक श्योर आप उसको वैल्यूज इस तरीके से असाइन करें। आपने लिखा सैलरी इक्वल टू एस, तो ये क्या करेगा फॉर्मेट फंक्शन, करली ब्रेसेस सैलरी की जगह पर क्या प्रिंट कर देगा, जो भी आपका एस था, और करली ब्रेसेस डिपार्टमेंट की जगह पर जो भी आपका डी था। सो दिस इज अनदर वे टू यूज करली ब्रेसेस एंड फॉर्मेट फंक्शन। इसका यूज बेसिकली आप इंसर्ट अपडेट के अंदर कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप डेटाबेस के अंदर इंसर्ट और अपडेट कमांड परफॉर्म करते हो तो चेंजेस सेव करने के लिए MySQL कमिट फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। बट जब आप पाइथन आइडियली से यही काम करोगे, एग्जीक्यूट क्वेरी रन करने के बाद कमिट फंक्शन अपने आप रन नहीं होता, ये चीज आपको रन करनी पड़ेगी, तभी आपके चेंजेस सेव होंगे। सो व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग और मेकिंग एनी चेंजेस इन द डेटाबेस, तो आफ्टर यू परफॉर्म द क्वेरी मेक श्योर आप कमिट फंक्शन को भी रन करो यूजिंग कनेक्शन ऑब्जेक्ट, अदरवाइज आपके चेंजेस डेटाबेस में सेव नहीं होंगे एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो मेक श्योर यू राइट mycon.commit। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने देखा, आपने क्वेरी परफॉर्म की, यहाँ पर आप देख पाएंगे। सो इसके अंदर आपने करली ब्रेसेस का यूज किया, यू जस्ट रोट 0 1 2 3, बेसिकली दीज आर इंडेक्स वैल्यूज जो कि आपने इस टपल के अंदर लिखा है। ई नंबर इसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा, NM इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो यू आर मेकिंग एन इंसर्शन इनटू द डेटाबेस, into the table EMP. So in order to make sure that these changes are saved, you execute the commit function. This is implicitly executed in MySQL program, but when you are using this inside Python IDLE, you must do it explicitly or manually. Next, updating the records. Again आप यहाँ देख सकते हो, आपने query run की update query and उसके बाद you made changes or you committed the changes or you saved the changes in the database. So you had to write mycon.commit. Only this line is important here. So with this, all the presentations are complete. Thank you.